इफ ए इज लेस देन थीटा सी, टी आई आर विल नॉट अकर फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि इस केस में तो 0 डिग्री आई 0 के लिए भी टी आर नहीं होता, तो किसी के लिए भी टी आर नहीं होगा। ए अगर 2 थीटा सी से बड़ा हो गया, इस केस में तुम्हारा टी आई आर 90 के लिए भी हो गया था आई की वैल्यू के लिए, तो बाकी सब के लिए तो होगा ही होगा। अगर ए तुम्हारा 2 थीटा सी से छोटा है और क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, टी आई आर विल अकर फॉर सम वैल्यू ऑफ आई। आई का एक वैल्यू आता है, आई मैक्स जिसे कहते हैं, उस वैल्यू तक 0 से लेकर के आई मैक्स तक टी आई आर होता है, बाकी एंगल्स का टी आई आर नहीं होता। वेयर आई मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई फॉर विच टी आई आर अकर्स। क्या होता है इस केस में, एक एंगल आई मैक्स है, ये आई मैक्स क्या एंगल होता है, ये आई मैक्स एंगल है, इससे छोटे एंगल्स के लिए तो टी आर होगा, क्योंकि मैंने बताया जब आई डिक्रीज होता है टी आर के चांसेस बढ़ते हैं, इससे बड़े एंगल्स के लिए टी आर नहीं होगा, ठीक है, इससे छोटे के लिए हो जाता है। तो इस कंडीशन को आई मैक्स का अगर वैल्यू फाइंड करना आता है जैसे तुम्हें, कर लो, बट इसको याद नहीं करना, ठीक है हमें। तो क्या कंडीशन लिखोगे, 1 साइन आई मैक्स इज इक्वल टू म्यू साइन R1। सेकेंड पार्ट, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E। यहां से तुम लोग सॉल्व करो और तुम आई मैक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें E कितना है, 90, तो यहां से देखो साइन R2 का वैल्यू कितना आ गया, साइन R2 इज 1 बाय म्यू, और R1 को क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो R1 को लिख सकता हूं A माइनस R2। यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे साइन IM इज इक्वल टू म्यू साइन A माइनस R2, यहाँ पे तुम आइडेंटिटी लगा दो साइन A माइनस B की, तो ये कितना बन गया, साइन A माइनस B, साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। तो ये तुम्हारे पास कितना आ रहा है, यहां से देखो साइन R2 का ये वैल्यू है, कोस R2 का क्या वैल्यू होगा, ये हो गया तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, यहां से सॉल्व कर लेना, कोस R2 का वैल्यू आएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू, तो ये हो गया म्यू साइन A कोस R2 माइनस कोस A साइन R2, साइन R2 कितना है, 1 बाय म्यू, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, कितना, साइन A रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोस A। ये तुम्हारे पास आई का मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए टी आर होगा। अगर ये 90 डिग्री के लिए भी हो जाए, तो 90 डिग्री आ गया, मान लो तुमने जब सॉल्व किया इसका वैल्यू 90 डिग्री आ गया, तो तुम्हारे पास किसी भी वैल्यू के लिए टी आई आर हो जाएगा, क्योंकि इससे कम वैल्यूज के लिए तो होता ही होता है। तो ट्राई कर सकते हो कि भाई आई मैक्स में क्या कंडीशन होती है, तुम्हारे पास वहां पे सॉल्व करके कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। याद नहीं करना फॉर्मूला, ये निकाल लिया करो। तो यहाँ पे बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक मैक्सिमम एंगल आता है जिसके लिए टी आई आर होता है, उससे सारे कम एंगल्स के लिए तो टी आई आर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। अगर ये मिनिमम एंगल 0 डिग्री पे भी सेटिस्फाई ना हो रहा, मतलब ये मिनिमम एंगल 0 इससे भी छोटा हो, या 0 से छोटा एंगल तो पॉसिबल ही नहीं, तो अगर ये आई मैक्स की वैल्यू 0 डिग्री के केस में भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, और अगर ये 90 डिग्री के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है तो उससे सारे छोटे एंगल्स के लिए सेटिस्फाई होगी। तो अगर ए तुम्हारा थीटा सी से स्मॉल है तो कभी टी आर नहीं होता, और ए अगर 2 थीटा सी से बड़ा है, टी आर क्या होगा, सारे वैल्यूज ऑफ आई के लिए टी आर हो जाएगा। इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, कुछ एंगल्स के लिए होगा, कुछ एंगल्स के लिए नहीं होगा। एक मैक्सिमम एंगल होता है जिसके लिए टी आर होता है, उसको हम बोलते हैं आई मैक्स, उसका ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पैरेलल बीम आ रही है, एक रे ऊपर आ रही है, एक रे नीचे से आ रही है। फाइंड एंगल बिटवीन इमर्जेंट बीम, इसका तुम्हें म्यू दे रखा है। ये नॉर्मल इंसिडेंट है तो यहाँ पे तो विदाउट डेविएशन आगे निकल आएगा। इस रे के लिए ये 90, ये 45, ये भी 45, तो क्या इक्वेशन लिखोगे, म्यू साइन 45 इज इक्वल टू 1 साइन ई। म्यू का वैल्यू कितना तुम्हारे पास, √3/2, और ये तुम्हारे पास साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू 1 साइन ई। तो साइन ई कितना आ गया, √3/2, या ई आ गया 60 डिग्री।
क्या केसेस आ रहे हैं, यहाँ पे रेज आई, ये इस तरफ बेंड हो गया, ठीक है, कितना हो गया ये एंगल 60 डिग्री। ऐसे यहाँ पे भी निकालना, यहाँ पे भी सेम आएगा, ये कितना एंगल आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 60 डिग्री। ये एंगल हो गया 30, ये भी एंगल 30, ये 45 था, ये 45, ये हो गया 90, ये कितना हो गया तुम्हारे पास, दिस इज ये 90, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 270। तो ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, उसके सारे एंगल्स का सम आना चाहिए 360। यहाँ से सॉल्व कर लो, ये 30 डिग्री आ जाएगा। या कैसे भी कर सकते हो, देखो इसका डेविएशन देखो, पहले ये दो पैरेलल बीम्स जा रही थी, ये 45 था, फिर आगे 60, तो मतलब कितना डेविएट हो गया, 15 डिग्री डेविएट हो गया ये, और ये वाला रे ऊपर की तरफ 15 डिग्री डेविएट हो गया। तो ये जो टोटल एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। हमने मिनिमम डेविएशन देखा। अगर तुमसे कोई पूछे कि डेविएशन का फॉर्मूला डेराइव करो तो कैसे कर सकते हो, ये I, ये R1, ये A, ये R2, ये E। हमें डेविएशन का फॉर्मूला पता है, इट इज I प्लस E माइनस ए। तो हम E I A की टर्म्स में निकालते हैं और म्यू की टर्म्स में क्या लिखोगे, 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, म्यू साइन R2 इज कितना 1 साइन E। तो तुम्हारे पास यहाँ पे E का वैल्यू आ गया, E का वैल्यू कितना आ रहा है, बट कितना म्यू साइन R2, इसका साइन इनवर्स। बट हमें E का वैल्यू ना इनके R2 की टर्म में नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में I गिवन होगा, A गिवन होगा, म्यू गिवन होगा, तो हम उनकी टर्म्स में निकाल के देखते हैं। तो कैसे निकाल सकते हो, R2 क्या हो गया, इट इज A माइनस R1। तो ये कितना हो गया, म्यू साइन A कोस R1 माइनस कोस A साइन R1। तो कोस R1, साइन R1 कितना है, साइन R1 इज म्यू साइन I बाय म्यू। तो कोस R1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, यहाँ से बेस निकाल लेना। तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I बाय म्यू माइनस कोस ए साइन R1। साइन R1 कितना है, साइन I बाय म्यू, तो दिस इज साइन E। तो तुम्हारे पास E का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ साइन A म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I माइनस कोस A साइन I। तो व्हाट इज डेविएशन, I प्लस E माइनस A। E का वैल्यू यहाँ पर लिख लेना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला, इसको याद नहीं करना, ठीक है, सोल्व कर लिया करो। जैसे मैंने एग्जांपल्स कराए, मिनिमम डेविएशन में I और E बराबर होते हैं, वहाँ से सोल्व करो। एक क्वेश्चन गिवन है, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो डायरेक्टली फॉर्मूला से करना है, म्यू को म्यू रिलेटिव से रिप्लेस कर देना, नहीं तो हम सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। बस म्यू को किससे रिप्लेस कर देना, म्यू रिलेटिव, दैट इज म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग। ठीक है, इस फॉर्मूला से करना है, इस फॉर्मूला से करो, नहीं तो डेराइव कर लो, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। एक रे आ रहा है इसी एंगल I पे, मिनिमम डेविएशन है, तो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2, I इज इक्वल टू E। तो कहाँ से रे आ रहा है, पानी में रखा हुआ है और ग्लास में जा रहा है, तो क्या इक्वेशन लिखोगे, 1 की बजाय अब कहाँ से आ रहा है, 4/3 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R। ठीक है, R कितना है, A/2। तो यहाँ से तुम साइन I का वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया ये, इट इज 9/8 साइन 30, साइन 30 इज 1/2। तो साइन I कितना आ गया, साइन I इज इक्वल टू 9/60। यहाँ से तुम लोग अब सॉल्व कर सकते हो। तो व्हाट इज डेल्टा मीन, डेल्टा मीन हो गया 2I माइनस A, या 2 टाइम्स साइन इनवर्स 9/16 माइनस A।
तो ये तुम्हारा आंसर है। अगर इसकी वैल्यू निकाल के देखनी है तो जैसे 9/16, 9/16 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, ये हो गया 0.8 और 96, तो 0.86, ठीक है, 0.86 के आसपास कुछ आ रहा है, या 0.862। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज √3/2, 1.732/2, ये कितना हो गया 0.866, तो उसी के आसपास कुछ आ रहा है, तो ये वैल्यू 60 डिग्री के आसपास कुछ आएगी। तो डेल्टा मिनिमम तुम्हारा किसके आसपास आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम हमारा आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना, 120 - 60, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के आसपास कुछ आ रहा होगा, ठीक है, हल्का सा छोटा होगा 60 से, क्योंकि ए तुम्हारा ये जो आई का वैल्यू है हल्का सा तुम्हारे पास इससे कम है। A prism of angle 60 degree deviates a ray of light through 40 degree for two angles of incidence which differ by 11 degree। क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है, तुम्हारे पास दो केसेस में डेविएशन 40 डिग्री आ रहा है, दो एंगल्स के लिए। मैंने तुम्हें इसमें ये चीज़ समझाई थी, दो एंगल्स के लिए तुम्हारे पास डेविएशन सेम आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, एक को आई मान लो और दूसरा तुम्हारा ई हो जाएगा, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है कितना, मान लो कितना दे रखा है, डिफरेंस इज 11 डिग्री। अब यहां से सॉल्व करो, तो तुम्हारे पास एक प्रिज्म है, उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल है कितना 60, यहां से एक रे आया आई पे, इस पे जाएगा R1 R2 और ये वापस आ रहा है ई पे, तो ई आ रहा हमारे पास 11 + i। क्या क्वेश्चन लिखोगे, 1 sin i is equal to mu sin R1 और सेकंड mu sin R2 is equal to 1 sin e। तो यहां से तुम्हें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन करनी होगी, थोड़ा सा टफ होगा हमारे लिए। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज i + e - a। डेल्टा तुम्हें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डेविएशन इज 40, i + e - a, a कितना है तुम्हारे पास 60, तो क्वेश्चन से आ गया i + e इज इक्वल टू 100, ये होगी पहली इक्वेशन। और यहाँ पे क्या आ रहा था, e - i इज इक्वल टू 11, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 2e तुम्हारे पास कितना आ गया 111, या e का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ रहा है, इट इज 55.5, और i का वैल्यू कितना आ रहा है, i इज e - 11 45.5। अब यहां से सॉल्व कर लेना अपना, हमें क्या निकालना है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1 sin 45.5 इज इक्वल टू mu sin R1 mu sin R2, R2 कितना है a - R1 इज इक्वल टू 1 sin e, e कितना है 55.5 और ये हो गया 60। तो यहाँ से सॉल्व करो, ये कितना हो गया sin 60 cos R1 माइनस cos 60 sin R1 sin 55.5, तो sin 60 ये हो गया √3/2, cos R1 sin R1 कितना है, देखो sin 45.5 या sin 45 भी ले लो अप्रोक्सीमेटली, हो गया 1/√2, तो आ गया 1/√2 म्यू। cos R1 कितना आएगा, cos R1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 2μ² - 1/√2 म्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देना, cos R1 की 2μ² - 1/√2 म्यू माइनस cos 60 हो गया 1/2, sin R1 कितना आ गया 1/√2 म्यू। sin 55.5 इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कैसे ले लेना, sin 53 होता है 0.8 और sin 60 होता है कितना 0.866, तो उसके बीच में कहीं आ रहा होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली देखो उसके sin 53 ये कितना हो गया तुम्हारे पास
0.8। तो कितना गैप है देखो, 60 डिग्री का गैप है और इसमें कितना गैप आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 0.66, 0.07 के आसपास का गैप आ रहा है। तो साइन 55.5 तो लगभग 0.82 या 0.83 के आसपास कुछ रहा होगा। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वो ले लो। तो यहाँ से सॉल्व करके अपना म्यू का वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा कुछ केस आ गया, √3 2 √2 2 म्यू स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0.8। यहाँ से कैलकुलेट करके अपना म्यू का वैल्यू फाइंड करो। लेंदी कैलकुलेशन है बट इस टाइप का कुछ होगा। और अगर तुम्हारे पास एग्जाम में आती है तुम्हें कुछ इजी वैल्यूज दी होंगी और ये थीटा वगैरह का वैल्यू भी वो बता देगा। आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या होता है? पहली बात, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी स्मॉल रहता है और इसमें जो हम एंगल्स यूज करते हैं, देखो R1 + R2 होता है ए अगर इसका बहुत छोटा है, कितना छोटा, 10 डिग्री से भी अगर स्मॉल है, तो R1 और R2 भी तो बहुत छोटे होंगे, तो आई भी स्मॉल होना चाहिए। आर अगर स्मॉल है तो आई भी स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हम आई बहुत ही कम यूज करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस का हम यूज करते हैं। तो देखो क्या इक्वेशन है, ए बहुत स्मॉल है तो R1 भी बहुत स्मॉल आएगा, R1 एंड R2 एंड आई एंड ई आर ऑल्सो स्मॉल। ज़्यादा बड़ा एंगल इसमें यूज नहीं करते। तो क्या इक्वेशन आएगा, 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1 म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन ई। तो अगर मैं स्मॉल एंगल यूज कर रहा हूँ तो साइन R1 को क्या लिख सकता हूँ R1 और आई को क्या लिख सकता हूँ, साइन आई को आई इज इक्वल टू म्यू R1 म्यू R2 इज इक्वल टू ई। तो इस केस में तुम्हारा डेविएशन कितना आएगा, डेविएशन था आई प्लस ई माइनस ए। तो आई है म्यू R1, ये हो गया म्यू R2, तो म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए, तो म्यू टाइम्स R1 प्लस R2 माइनस ए, और ये हो गया म्यू ए माइनस ए या म्यू -1 इंटू ए। तो ये तुम्हारे पास डेविएशन आता है। एक पॉइंट नोटिस करो, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हो, तो डेविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आई का वैल्यू लार्ज हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वीडियोस जब हम प्रिज्म की लास्ट वीडियो देखेंगे तब हम देखेंगे इसे। बट अभी के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम स्मॉल एंगल यूज़ करते हैं। ए बहुत ही छोटा है, R1 और R2 ए, तो R1 भी छोटा होना चाहिए, R2 भी छोटा होना चाहिए, मतलब आई और ई भी तुम्हारे पास क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होते हैं। कैलकुलेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म ऑफ एंगल 4 डिग्री गिवन रिफ्रैक्टिव एंगल इज √2। तो ये तुम्हारे पास स्मॉल एंगल वाला केस है। डेविएशन कितना आएगा, सीधा म्यू -1 इंटू ए या √2 -1 इंटू 4 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास आंसर है। √2 कितना होता है, 1.414 -1, ये हो गया 0.414 इंटू 4 डिग्री। तो यहाँ से तुम लोग सोल्व कर लेना। तो कितना आ गया, 56, ये इतना डिग्री हमारे पास डेविएशन हो गया। नेक्स्ट देखो, एक थिन प्रिज्म गिवन है, एक पैरेलल रे आ रहा है। कैलकुलेट द, और पीछे ना एक मिरर प्लेस्ड है, कैलकुलेट द एंगल बाय विच मिरर शुड बी रोटेटेड सो दैट लाइट रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल पाथ। पहले हम इसकी डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन क्या होगा, म्यू -1 इंटू ए। ठीक है, म्यू दे रखे 3/2 -1 इंटू ए कितना है तुम्हारे पास, 4 डिग्री। अच्छा, बेंडिंग किस तरफ होती है, बेस की तरफ बेंडिंग होती है, तो 2 डिग्री का बेंडिंग होगा। तो रेस कुछ ऐसे यहाँ पे आके बेंडिंग होके ऐसा कुछ बेंडिंग हो जाएगी। कितनी बेंडिंग हो रही है इसकी, 2 डिग्री से बेंड हो रहा है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास ये प्रिज्म ना होता, मान लो पहले रेज ऐसे आनी थी, सीधा ही निकल जाती। अगर प्रिज्म ना होता तो मिरर हमने ऐसे रख देना था ताकि नॉर्मल इंसिडेंस और वापस चला जाए। अगर रेस तुम्हारी 2 डिग्री से घूम चुकी है, रेस अगर 2 डिग्री से घूम चुकी हैं, अगर तुम क्या करो, मिरर को भी 2 डिग्री से घुमा दो। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमी है, मिरर को भी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ताकि अब ये रेस दोबारा फिर से क्या हो जाए, इस पर नॉर्मली ही इंसिडेंस हो जाए। ये 2 डिग्री है, मैं चाहता हूँ ये नॉर्मल इंसिडेंस हो। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऐसे रे आ रही थी, ये 2 डिग्री से घूम गया, मैं चाहता हूँ अभी भी नॉर्मल इंसिडेंस हो। तो मिरर को कितना घुमाऊं, ये 88, ये 2।
तो दोबारा तुम्हें मिरर को कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा, 2 डिग्री से रोटेट कर दो ताकि रेज इस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो और वापस तुम्हारे पास अपना पाथ रिट्रेस कर लें और ऐसे ही बाहर निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस या आइसोस्केलस जो भी बोलते हो। ट्राइंगल का क्या होता है, दोनों साइड्स बराबर है। कौन सी, इसमें गिवन है ए बी और बी सी बराबर है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू बी सी इनसाइड द प्रिज्म फॉर मिनिमम डेविएशन इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। अगर इसमें मिनिमम डेविएशन होता है तो तुम्हारे पास रे ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल टू बी सी चली जाएगी। मिनिमम डेविएशन में क्या बताया था मैंने, R1 और R2 बराबर होते हैं। R1 और R2 बराबर होते हैं कितना, a/2। दिस इज a/2, ये कितना हो गया 90 माइनस a/2 एंड दिस इज ऑल्सो 90 माइनस a/2। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल्स बराबर होने चाहिए। ये a है, ये कितना होगा, ये दोनों एंगल्स 180 माइनस a/2, मतलब ये भी 90 माइनस a/2 और ये भी कितना आ जाएगा 90 माइनस a/2। तो देखो ये एंगल बराबर है, ये एंगल्स, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो मतलब इसका क्या समझ आ रहा है कि ये रे इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये वैसे IIT में एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि ये रे इसके पैरेलल कब होता है। उसने एक केस दिया था कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है और तुम्हारे पास मिनिमम डेविएशन का केस है तो ये रे इसके पैरेलल होता है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तब भी केस आ जाएगा। इक्विलेटरल में ये दो साइड्स तो बराबर होते ही होते हैं ना, बल्कि उसमें तो एक एडेड ये थर्ड साइड भी बराबर होती है। तो अगर तुम्हारे पास दो साइड्स बराबर हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, मिनिमम डेविएशन के केस में ये रे इसके बेस के पैरेलल होता है, बाकी केसेस में नहीं आता। नेक्स्ट एक नोट देखो, कई बार क्या हो सकता है क्वेश्चन में आए कि एक रे इंसिडेंट है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इसका इमर्जेंट एंगल फाइंड करना है, ठीक है, और बता रहा है इस फेस से बाहर जा रहा है। तो इसको प्रिज्म की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ये एक्सटेंड कर दो आगे, ये एंगल है 70, ये एंगल है 60, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 130 होगा 50 डिग्री। तो इस केस में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो इसको हम आगे से एक्सटेंड कर देंगे। इस केस में से रे डायग्राम ऐसा कुछ आया, इसमें क्या कर सकते हो, इसको एक प्रिज्म की तरह ट्रीट कर लो। इस साइड से आ रहा है, इस साइड से बाहर जा रहा है, इसमें तुम्हारा एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट आइडेंटिकल प्रिज्म आर शोन इफ डेविएशन थ्रू सिंगल प्रिज्म इज डेल्टा, ठीक है, देन फाइंड डेविएशन थ्रू ग्रुप ऑफ प्रिज्म। ये रे जा रहा है, ऐसे बेंडिंग हुआ, इस तरह बेंडिंग हुआ, कितना डेविएशन आ रहा है डेल्टा, किस तरफ, बेस की तरफ। अगर इस पे ऐसे रेज इंसिडेंट है, इनका पहले डेविएशन होगा डेल्टा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। फिर इस केस में तुम्हारे पास किस तरह बेंडिंग होगा, इस डायरेक्शन में। तो नेट डेविएशन विल बी कितना, नेट डेविएशन विल बी 0। एक डेल्टा क्लॉकवाइज, फिर डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज, नेट इज 0। 3 है तो पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन इज डेल्टा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था कि अगर हम किसी भी लेंस को दो पार्ट्स में कट करके, जैसे लेंस है इसको दो पार्ट्स में कट करके ऐसे प्लेस कर दें, इस केस में बताया था कि फोकल लेंथ कितना हो जाता है, फोकल लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट। रीजन क्या है, ये सेम इस तरीके का काम करता है, ये पैरेलल स्लैब की तरह एक्ट करे। अगर दोनों का म्यू सेम है, एंगल सेम है, तो पैरेलल स्लैब की तरह एक्ट करेगा। पैरेलल रे आएगी, कोई भी रे आएगी उसके पैरेलल ही चला जाता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो होता है बट कोई भी डेविएशन नहीं आता। सो सिमिलरली यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, अगर मैं इनको बहुत ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो ऑलमोस्ट ये अगर गैप ना खत्म हो जाता है, तो ये भी इस तरीके की स्लैब की तरह एक्ट करता है, पैरेलल स्लैब। तो इस केस में अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो आफ्टर डेविएशन वो पैरेलल ही जाएंगी, तो फोकल लेंथ कितना हो जाता है, इसलिए इनफाइनाइट। इन सब केसेस व्हेन डेविएशन एट वन फेस इज क्लॉकवाइज एंड सेकंड फेस इज एंटी क्लॉकवाइज। कई बार ना थिन प्रिज्म में मैंने कह रहा था कि थिन प्रिज्म में एक फेस पे तुम्हारे पास कुछ, ये मान लो आई का वैल्यू तुमने बड़ा ले लिया। इस केस में क्या होगा, ये R1 आया, R1 लार्ज हो गया। मान लो तुमने आई इतना बड़ा ले लिया कि R1 A से भी बड़ा हो गया। इस केस में क्या होता है, रे ना इसका जो ये वाला एंगल है, ये एंगल R2, ये एंगल कितना है 90 माइनस R1, ये 90। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या केस बनता है, A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, बट ये तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जनरली ये कब होता है, जब तुम्हारे पास R1 A से बड़ा हो जाए, इफ R1 इज ग्रेटर देन A।
तुमने ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करा दिया कि R1 A से भी बड़ा हो गया। उस केस में क्या होता है तुम्हारे पास, जनरली हमने क्या केसेस देखे थे, अगर ये रे आ रहा है R2 तुम्हारा A से छोटा होता है, बट इस केस में हमारे पास क्या रहता है, R1 और R2 दोनों A से छोटे होते हैं, बट R1 अगर A से बड़ा हो जाए तो सेकंड केस में वो रे ऐसे इंसिडेंट होगा कि तुम्हारा नॉर्मल का डायरेक्शन इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 इज इक्वल टू A, पर ये किसी भी क्वेश्चन में तुमने यूज नहीं करना।